इंदौर में अपराधियों से संबंध रखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन मोड में इंदौर पुलिस कमिश्नर इंदौर के अलग अलग थानों के 14 सिपाहियों को लाइन अटैच किया गया। 14 सिपाहियों को लाइन अटैच किया, कर्तव्य में लापरवाही के चलते किया लाइन अटैच। पिछले दिनों आजाद नगर थाने के सिपाही को ड्रग पेंडलर के साथ साठगांठ के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। संभवतः अपराधियों के साथ साठगांठ के चलते किया लाइन अटैच। अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को हर मंगलवार किया जाएगा सम्मानित। कमिश्नर के मुताबिक अपराधियों से संबंध रखने वाले पुलिसकर्मियों को और भी कठोर दंड दिया जाएगा। सर, शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में से करीब 14 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया और एक को निलंबित किया गया है। सर, इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या ये पुलिस की जांच में किस तरह से आए सर? देखिए, सीपी साहब का स्पष्ट कहना है कि जो भी पुलिसकर्मी अच्छा कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए, और इसी के तहत हर मंगलवार जो अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और जो 14 लोगों को विभिन्न थानों से लाइन अटैच किया गया वो उसी कड़ी में है कि उनको जो कार्य सौंपा गया था वो उन्होंने ठीक तरीके से संपादित नहीं किया गया था। ड्रग्स के संदर्भ में भी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई उन्होंने नहीं की थी। संलिप्तता के संदर्भ में अभी नहीं कहा जा सकता, वो जांच का विषय है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। दोषी पाए जाने पर निश्चित तौर पे मेजर पनिशमेंट होगा और बर्खास्तगी जैसी भी कार्रवाई की जा सकती है। सर, क्या इस तरह की कार्रवाई सतत जारी रहेगी सर? क्या पुलिस? देखिए, ये रुकने वाली नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से सीपी साहब का स्पष्ट कहना है अच्छे लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस का इकबाल बुलंद कर रहे हैं और जनसेवा देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हैं, उन्हें तत्काल पुरस्कृत किया जाए। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि हर जनसुनवाई के बाद सीपी साहब स्वयं उन्हें पुरस्कृत करते हैं, नगद पुरस्कार भी देते हैं। और जो लगातार पुलिस पे बोझ बन रहे हैं, पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं, पुलिस की पब्लिक जो छवि है उसे धूल दूषित कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। तो वो कार्रवाई के तहत ही इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और ये कार्रवाई सिर्फ डिपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं है, हम सफ़ेद पोस्ट लोग तक भी बढ़ेंगे और उनको भी को एक्यूज़ बनाएंगे। विशेष रूप से जो होटल, रेस्टोरेंट, बार में इन सारे प्रतिबंधित सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो भी हमारे रडार पे हैं। आने वाले दिनों में उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा और निश्चित तौर पे कानून की भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। सर, प्रेजेंटली जो पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज सर आपका? निश्चित तौर पे मेरा संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि आपके अच्छे काम को हम एक्नॉलेज करेंगे, आपका मोटिवेशन होगा और हम सभी वर्दीधारी लोग वर्दी की जो का सम्मान है, शान है, उसको बढ़ाने में अपना योगदान दें और अच्छा काम करें। इंदौर स्वच्छता का सिरमौर। इंदौर शहर 8वीं बार भी सफाई में नंबर 1 आने के लिए तैयार है। इंदौर शहर स्वच्छता में किए जाने वाले नित्य नए नवाचारों के लिए जाना जाता है, जहां आए दिन अलग अलग नवाचारों के जरिए लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाता है। आज वार्ड क्रमांक 18 के अंतर्गत आने वाले अरबिंदो हॉस्पिटल परिसर में क्षेत्रीय पार्षद सोनाली विजय परमार के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तथा आमजन ने भी हाथों में झाड़ू लिए सफाई अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। यह आयोजन साबित करता है कि इंदौर शहर की जनता स्वच्छता के प्रति कितनी संवेदनशील है। पार्षद पति विजय परमार ने बताया कि कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक रमेश बेंदोला के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार सफाई अभियान चलाकर आमजन को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विजय परमार ने कहा कि जिस तरह इंदौर ने स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 का खिताब हासिल किया है, उसी तरह से 8वीं बार भी इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा जरूर हासिल करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी पार्षद सोनाली विजय परमार के नेतृत्व में बाणगंगा थाने पर सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें पुलिसकर्मियों ने भी सफाई अभियान में अपनी सहभागिता निभाई थी।
आज यहाँ पर सफाई अभियान किया गया है। यहाँ पर डॉक्टरों के साथ मिलकर किया गया है। क्या उद्देश्य था इस सफाई से? जैसा कि आप देखेंगे पूरे इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसी के अनुरूप हमने वार्ड क्रमांक 18 में हमारे अरविंदो हॉस्पिटल में समस्त डॉक्टरों की टीम पूरे स्टाफ के साथ और समस्त सफाई कर्मी हमारे मित्रों के साथ में यहाँ पर हमने सफाई अभियान चलाया, जिसमें जितना भी आप लेटर बिन देखेंगे या जितना भी पिकदान देखेंगे या जो भी गुटखा खा के थूक देते हैं रोड पर, उसकी सफाई करी हमने, रोड को धोया है हमने, सारी झाड़ू यहाँ पर नगर निगम की टीम के साथ हमारे कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी और यशस्वी महापौर श्री पुष्पेंद्र भार्गव जी के नेतृत्व में, पार्षद सोनाली विजय परमार के नेतृत्व में यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है। क्या लगता है आपको इस बार भी हम 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे? देखिए, हम तो प्रयासरत हैं, अपन अच्छे से अच्छा करने में विश्वास रखते हैं और जैसा कि आप देखेंगे इसके पहले बाणगंगा थाने की भी हमने सफाई समस्त पुलिसकर्मियों के साथ करी है, समस्त डॉक्टरों के साथ सफाई करी है, समस्त शिक्षकों के साथ सफाई करी है। तो इंदौर का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग चाहता है कि इंदौर पुनः नंबर 1 बने, उसी के अनुरूप सफाई अभियान तो चालू है। बाकी फिर भाग्य हमारी मेहनत हमारा साथ देती तो हम 100% नंबर 1 आएंगे। विजय विजय परमार, पार्षद वार्ड 18। शाजापुर के ग्राम बेरछा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय लोकोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तथा जिला प्रभारी नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। प्रदेश के लोगों को अलग अलग क्षेत्र की संस्कृति, लोक कलाओं, विविधताओं से परिचित कराने के साथ साथ शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक के उद्देश्य को लेकर आयोजित इस राज्य स्तरीय लोकोत्सव कार्यक्रम में कलाकारों ने मनमोहक सुंदर रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिसमें लोक कला, गीड़ी लोक नृत्य, भागोरिया लोक नृत्य, राई आकर्षक लोक नृत्य, गुदुम्ब वादन, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक नाट्य का प्रदर्शन प्रदेश के लगभग 250 से अधिक शासकीय एवं अशासकीय कलाकारों द्वारा नशा मुक्ति के संदेश के साथ साथ प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गीत, कबीर भजन, मालवी लोक नृत्य, बधाई लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। महू के वार्ड क्रमांक 14 में स्थित मुक्तिधाम में अव्यवस्थाओं के संबंध में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। महू क्षेत्र के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आशीष वर्मा ने क्षेत्र के अन्य रहवासियों के साथ वहीं स्थित सबसे बड़े मुक्तिधाम में भारी अव्यवस्थाओं के चलते एक ज्ञापन तहसीलदार विवेक सोनी को सौंपा है, जिसके अंतर्गत मुक्तिधाम में सही तरीके से साफ सफाई, आसपास की टूटी हुई बाउंड्री का पुनः निर्माण, उसके साथ ही कच्ची जमीन पर पेवर ब्लॉक लगाने, स्नान घर एवं बाथरूम का निर्माण, लाइट के पोल लगाकर लाइट की व्यवस्था और अस्थि कलश रखने के लिए एक कमरे का निर्माण करने की मांग की गई। आशीष वर्मा ने कहा कि यदि शासन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं तहसीलदार विवेक सोनी द्वारा नगर परिषद सीएमओ वीरेंद्र राठौर को इस मामले में आदेशित किया गया। इस दौरान सीएमओ विनोद राठौर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुक्तिधाम के संबंध में हमें आवेदन प्राप्त हुआ है, हालांकि साफ सफाई हमने करवा दी है, लेकिन इसमें प्रार्थी की जो भी मांगे हैं शासन की ओर से एवं जन सहयोग सेवा जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। आपने मुक्तिधाम की समस्या को लेकर तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, तो इस संबंध में आपने क्या बोला है? देखिए, महू गाँव नगर परिषद में जो मुक्तिधाम है, यहाँ पे 2 ही मुख्य मुक्तिधाम है। एक महू गाँव में है छोटा, और जो उससे बड़ा मुक्तिधाम है वो वार्ड नंबर 14 गायकवाड़ में है। तो वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं पूरी अस्त व्यस्त हो रखी हैं, वॉल बाउंड्री टूटी हुई है, वहाँ स्नान गृह, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है,
और वॉल बाउंड्री टूटे होने के कारण जो वहाँ पे दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार होने के बाद जब 2-3 दिन बाद परिजन अस्थियाँ कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो उसमें कहीं कुत्ते बैठे होते हैं, कहीं सूअर बैठे होते हैं, अस्थियाँ अस्त व्यस्त पड़ी हुई होती हैं। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं वहाँ पे, ना साफ़ सफाई होती है, पेपर ब्लॉक टूटे हुए हैं और कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। मतलब यूँ कहा जाए कि एक लावारिस रूप में वो पूरा शमशान घाट पड़ा हुआ है, जिसके सौंदर्यीकरण और जिसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। और यदि वहाँ पर आने वाले समय में अगर कार्य नहीं होता है तो हम लोगों की ये प्लानिंग है कि एक बड़ा महाजन आंदोलन हम पूरी नगर परिषद में करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे और जन सहयोग के द्वारा हम वो कार्य को पूर्ण करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष वर्मा। सर, महुगांव मुक्तिधाम को लेकर शिकायतें आई थी कि वहाँ गंदगी है और सुविधाएं नहीं है, क्या कहना चाहिए? मुक्तिधाम की जो शिकायत मुझे आज अभी जन सुनवाई में प्राप्त हुई है और उस शिकायत पे मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने कर्मचारियों को जब मुक्तिधाम भेजा तो वहाँ पे ये पाया गया है कि आज और कल ही वहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह करवाई गई थी और रेगुलर वहाँ पे सफाई व्यवस्था करवाई जा रही है। लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं वो जो चाह रहे हैं उसका मैं अपने जो इंजीनियर से एस्टीमेट वगैरह तैयार करवा कर और जो भी जन सहयोग अगर बड़े स्केल पे मामला जाता है तो फिर हम जन सहयोग और कुछ नगर परिषद की व्यवस्था से उसको बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको कितनी जल्दी ये काम शुरू हो पाए? पूरी कोशिश करेंगे अपन जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब मुक्तिधाम जैसी व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छे से पूरा वहाँ जो भी गार्डन वगैरह डेवलप करना है, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अपन अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे। सर, नाम बता दीजिए। वीरेंद्र सिंह राठौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महुगांव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। द लेगेसी अपार्टमेंट में हुआ धमाका, दूसरे मंजिल के फ्लैट से धमाका। धमाके में फ्लैट पूरी तरह से हुआ तहस नहस। फ्लैट में मौजूद थे महिला पुरुष। विस्फोट होने से दोनों बुरी तरह से झुलसे। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र की घटना। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंची। विस्फोट होने की वजह नहीं चली पता। पुलिस जांच में जुटी। नहीं फोन फिर मैं थाने लगा के पूछा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छोटे से गांव सिलोदा के एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपनी किस्मत बदल दी। यह किसान अब अपने खेत में जैविक गन्ने की खेती कर खुद ही जैविक गुड़ तैयार कर रहा है। खास बात यह है कि वह एमपी के पहले किसान हैं जो पूरी तरह जैविक तरीके से गुड़ बना रहे हैं।
उनके द्वारा तैयार किए गए इस जैविक गुड़ की मार्केट में जबरदस्त मांग है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। खेती से स्टार्टअप तक का सफर, यह सफलता हासिल करने वाले किसान का नाम देवीलाल राव पटेल है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 5 सालों से जैविक गुड़ बना रहे हैं। पहले जब वह पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाते थे तब उनकी बिक्री कम होती थी और मांग भी बहुत सीमित थी, लेकिन जब से उन्होंने जैविक तरीके से गुड़ बनाना शुरू किया तब से उनकी पहचान बढ़ी और उनके उत्पाद की बाजार में काफी डिमांड बढ़ गई है। कैसे बनता है जैविक गुड़? देवीलाल राव पटेल का कहना है कि वह गन्ना भी पूरी तरह जैविक पद्धति से उगाते हैं और बाहर से किसी भी प्रकार का गन्ना नहीं खरीदते। उनका पूरा ध्यान शुद्धता और गुणवत्ता पर रहता है। गुड़ बनाने की प्रक्रिया भी बेहद मेहनत भरी होती है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार यह काम किया जाता है। सबसे पहले खेतों में उगे जैविक गन्ने की कटाई की जाती है, फिर उसे कोल्हू में डालकर उसका रस निकाला जाता है। इसके बाद इस रस को बड़े कड़ाहों में गर्म किया जाता है, जिससे उसमें मौजूद अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और शुद्ध व स्वादिष्ट जैविक गुड़ तैयार होता है। जैविक गुड़ की बढ़ती मांग, जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण उनके गुड़ को बाजार में बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। उपभोक्ता अब स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूकता हो रहे हैं और जैविक उत्पादों को प्राथमिकता भी दे रहे हैं। जैविक गुड़ न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। प्रेरणा देने वाली कहानी, देवीलाल राव पटेल की यह कहानी उन सभी किसानों के लिए प्रेरणादायक है जो खेती में नवाचार लाने और अपने उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सोच रहे हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर कोई किसान सही तकनीक और मेहनत के साथ काम करे तो वह अपने छोटे से स्टार्टअप को बड़ी सफलता में बदल सकता है। जी मुझे बताइए, आपका जैविक गुड़ बनता है ये छोटे से गाँव में, क्या कहेंगे इसके लिए? जैविक गुड़ हम पिछले 5 साल से बना रहे हैं। पहले गुड़ बनाते थे, उसमें जैविक नहीं था। फिर 5 साल से मांग के अनुसार जैविक गुड़ बनाते हैं हम। इसमें गन्ना भी हमारा पूरा जैविक है, गन्ना भी पूरे खेत में जैविक तरीके से बनाते हैं और वही गन्ने का हम गुड़ बनाते हैं और कहीं से गन्ना लेते नहीं, क्योंकि अब इसलिए गन्ना लेते हैं कि होता है किसान जैविक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमारा जितना गन्ना रहता है जितना उगाते हैं उतना ही गुड़ बनाते हैं। ये कितने घंटे लगती है जैविक गुड़ को बनाने के? कितने घंटे लगती है? ये तो पूरा 12 घंटे पूरा चलता है। सुबह 6 बजे से शाम के 7-8 बजे तक प्रोसेस चलती है इसकी। जैसे जैविक गुड़ की मांग कितनी है मार्केट में, क्या कहेंगे? मार्केट में अभी लोगों को इतना मालूम नहीं है कि हाँ जैविक गुड़ बनता है। जैसे जैसे मालूम हो रहा है वैसे वैसे लोग की मांग बढ़ रही है। जैविक और अन्य गुड़ में क्या अंतर है, कुछ बता पाएंगे? जैविक गुड़ में अंतर है कि खाने में टेस्ट में अलग है। जो एक बार इसको खा लेता है तो डबल इच्छा होती है मैं और एक बार खाऊं। और जो मार्केट का जो गुड़ लेते हैं बगैर जैविक का, वो आदमी मीठे के हिसाब से खाता है कि गुड़ खाना है, गुड़ खा रहे हैं। तो ये गुड़ एक बार टेस्ट करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि एक बार और खा ले, एक बार और खा ले, ऐसी इच्छा होती है गुड़ खाने की। ये कहाँ पर बन रहा है, पूरी जगह बता पाएंगे? ये सिलोदा गांव है, खंडवा के पास। खंडवा से 8 किलोमीटर दूर सिलोदा है, कंधाना तहसील में आता है। यहाँ पे बनाते हैं। अपना परिचय दे दें। मैं देवीलाल राव जी पटेल, ग्राम सिलोदा। बड़गोंदा थाना क्षेत्र के तहत एक 3 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय अपर जिला सत्र न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संध्या उइके ने उक्त प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया है कि आज दिनांक 4 मार्च 2025 को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महू ने दुष्कर्मी को धारा 137(2), 64(2) में क्रमशः 7 वर्ष व आजीवन कठोर कारावास तथा धारा 5(m) धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास से तथा 12,000 रुपए के दंड से दंडित किया गया है। आगे उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह दिनांक 13 जुलाई 2024 को मासूम पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान अभियुक्त उसे चॉकलेट दिलाने का लालच देकर भैरूलाल पाटीदार कॉलेज कैंपस के पीछे ले गया और वहां उससे दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को उसके घर से थोड़ी दूर पर छोड़कर भाग गया। इस दौरान पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और उसने घटना की जानकारी अपनी मां और साक्षी दुर्गा बाई को बताई। माजरा समझ में आते ही पीड़िता की मां ने तत्काल दुर्गा के साथ थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पीड़िता को जख्मी हालत में महिला आरक्षक ने सिविल अस्पताल में ले जाकर मेडिकल कराया, जिसके चलते थाना बड़गोंदा ने अपराध क्रमांक 411/24 धारा 137(2), 64(2)F, 65(2) PNS तथा धारा 5(m) N6
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। इसके पश्चात दिनांक 12 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में कुल 12 साक्ष्यों के साक्ष्य और अन्य पुख्ता सबूतों के आधार 5 माह की अल्प अवधि में ही अभियोजन मामले को प्रमाणित कर अभियुक्त को उम्र कैद की सजा दिलाने में सफल रहा। इसके साथ ही अभियोजन ने पीड़िता को माननीय न्यायालय से शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाने का निवेदन किया था। माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता को 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए। बहुत ही कम समय में पीड़िता को न्याय और आरोपी को कठोर दंड दिलवाने में थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह और उप निरीक्षक मोरी की भूमिका सराहनीय रही। बड़गोंदा थाना क्षेत्र के अंदर एक अपराधी को जो सजा हुई है आज, उसके बारे में क्या मामला है बताइए। जी, थाना बड़गोदा क्षेत्र का एक अपराध क्रमांक 411/24 है और इस अपराध क्रमांक में विशेष सनसनीखेज मामला है। और मामला कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 13/7/2024 को आरोपी सुखराम उर्फ दड़ू नाम का एक व्यक्ति है, जिसको पीड़िता बालिका जो है वो मामा बोलती है, वो उसको विश्वास में लाके आरोपी चॉकलेट का बहाना, चॉकलेट देने का बोलकर भैरू लाल पाटीदार कॉलेज की बाउंड्री के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कृत्य करता है और उसको घर से थोड़ी दूर पर लाकर छोड़ देता है। और पीड़िता रोते रोते घर आती है, जिसके प्राइवेट पार्ट से खून बहता हुआ है और उसके फ्रॉक से में खून लगा, धब्बा लगा है, जो अपनी माँ को बताती है कि दड़ू मामा ने उसके साथ गलत काम किया हुआ है। और एकमात्र साक्षी है इस प्रकरण में दुर्गाबाई, और जो उसके पिताजी हैं पीड़िता के, वो भी गरीब तबके के होकर मजदूरी करने गए थे घटना दिनांक को, और पीड़िता की उम्र महज 3 वर्ष है। तो इसमें माननीय न्यायालय में हमारे पास कार्ड देना ढूंढते रहे, इतना से कार्ड माननीय चतुर्थ न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश महू के न्यायालय में 12/9/24 को यह मामला संस्थित हुआ था। इस केस में मैं विशेष लोक अभियोजक के तौर पर पूरे केस की पैरवी की हूँ और इसमें हमने लगभग 12 गवाह करवाए हैं। सारे गवाह हमारे पक्ष में बोले हैं, एक भी गवाह इसमें होस्टाइल नहीं है और इसका DNA पॉजिटिव आया है। और हमने अपने अभियोजन कहानी को प्रमाणित किया है, जिसमें धारा 65(2) BNS में आजीवन कारावास, धारा 5 MN और 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और धारा 137B BNS में 7 साल की सज़ा और कुल 12,000 रुपये का जुर्माना हुआ है आरोपी को। और साथ में पीड़िता को माननीय न्यायालय ने 2 लाख रुपए का प्रतिकर देने का आदेश दिया हुआ है। आपका नाम? मैं श्रीमती संध्या उइके, विशेष लोक अभियोजक महू। धार जिले के रही के ग्राम भगवा में बीती रात अचानक तेंदुआ ग्रामीण के बाड़े के पास पहुंचा, जहां पशु के चिल्लाने के बाद ग्रामीण के चिल्लाने के बाद अचानक तेंदुआ भागते हुए कुएं में गिर गया था, जिसे किसी ने नहीं देखा, मगर सूचना मिली कि तेंदुए की आवाज सुनाई दे रही है। जिसके बाद ग्रामीण लोगों ने 8 बजे सुबह वन विभाग को सूचना दी कि एक तेंदुआ कुएं में गिरा है। जिसके बाद तेंदुए को निकालने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सुबह से ही ग्राम भगवा में पहुंची टीम को देख कुछ ग्रामीण भी तेंदुए का रेस्क्यू देखने के लिए कुएं के पास पहुंचे, जहाँ ग्रामीणों की मदद से वन विभाग के द्वारा तेंदुए को सुरक्षित रूप से खांचों की मदद से बाहर निकालकर उसे जंगल की ओर जाने दिया। इस वन्य जीव प्राणी को सुरक्षित रूप से वन विभाग की टीम सहित ग्रामीणों के सहयोग से जंगल की ओर रवाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सेन था।
इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री आरपी गहलोत व श्री आशीष दुबे द्वारा श्री पासवान का सम्मान किया गया। पूजन पुजारी यश गुरु ने संपन्न कराया। ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छीन लिया था, बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजिया, मेरे तमाम साथी सहयोगी, तमाम मेरे रिश्तेदार आज सबके साथ आया हूँ। सिर्फ महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उनके संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें, बस ये कामना करते हैं। जय श्री राम। शाजापुर कोतवाली पुलिस ने प्राणघातक हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस ने ग्राम भरट में हुई मारपीट में चाकू लगने से जिला अस्पताल में भर्ती के खतन पर से आरोपीगढ़ के विरुद्ध धारा 33 व 109 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला ने बताया कि प्रकरण में ASP TS बघेल के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए पुलिस को मुखबरी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचकर प्राणघातक हमला करने वाले 2 आरोपीगढ़ों को घेराबंदी कर पकड़ा है। वहीं प्रकरण में 2 आरोपीगढ़ वर्तमान में फरार है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शाजापुर पहुंचे प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री तथा जिले के प्रभारी नारायण सिंह कुशवाहा ने बेरछा में आयोजित राज्य स्तरीय लोकोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि कलाकार नाटक, नृत्य एवं संगीत के माध्यम से संस्कृति को संजोए रखने के साथ साथ मूल संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री कुशवाहा ने कला पथक दल के नाटक संग्रहण पुस्तक का विमोचन भी किया है। वहीं उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर खरीदारी भी की है। कार्यक्रम को लोकप्रिय विधायक अरुण विमावत ने भी संबोधित किया। इस दौरान काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत, जिला पंचायत CEO संतोष टैगोर, संयुक्त कलेक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वहाँ की लोक कलाएं, वहाँ की परंपराएं, वो कार्यक्रमों की प्रस्तुति इसके अंतर्गत होती है जो है, क्योंकि कहीं हमारी लोक कलाएं विलुप्त ना हों, सबके सामने रहें,
और उनकी जन जागृति बनी रहे। नशा मुक्त अभियान के तहत मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से कला पथक के करीब 250 कलाकार आ चुके हैं। उनकी प्रस्तुतियां हुई और ये नशा मुक्त भारत अभियान के थीम पे पूरी प्रस्तुति 3 दिन तक लोगों को दिखाई जाएगी। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि नशा से हम किस प्रकार से दूर रहें और नशा समाज के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए कितना हानिकारक है, ये कलाकार अपने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों से उसको अवगत कराएंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही गरिमामय तरीके से मनाया जा रहा है। गुना में युवक ने जनसुनवाई में किया हंगामा। गुना जिले के राघोगढ़ इलाके में रहने वाले एक युवक ने मंगलवार को जनसुनवाई में हंगामा कर दिया। वह उसकी बीमार भाभी के लिए आर्थिक सहायता मांगने आया था। उसका कहना था कि उसकी भाभी का इंदौर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, प्रशासन उसी अस्पताल में आर्थिक सहायता दिलवाए। उसने जहर खाने की भी कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार राघोगढ़ इलाके के वरैया गांव का रहने वाला गोपाल पुत्र करनिसंग मीना मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा। उसकी भाभी शिरोमणि बाई पत्नी राम स्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम वरैया तहसील राघोगढ़ अपने भाई राम नरेश पुत्र करण सिंह मीना निवासी ग्राम पिपलिया के साथ 13 जनवरी 2024 को अपने मायके पिपलिया मोटरसाइकिल से जा रही थी। रास्ते में जाते समय लगभग 3 से 4 बजे के करीब मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने से पार्वती नदी के पुल व खचकिया तिराई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 पर गिर गई, जिससे शिरोमणि बाई के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद परिजनों द्वारा शिरोमणि बाई को गोकुलदास अस्पताल इंदौर में 13 जनवरी 2024 को ही ले जाकर इलाज कराया गया। गोकुलदास अस्पताल इंदौर द्वारा प्रमाणीकरण गोपाल को प्रस्तुत किया गया है। गोकुलदास अस्पताल इंदौर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सिर की चोट हेड इंजरी के लिए सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए शिरोमणि बाई का इलाज आयुष्मान कार्ड से नहीं किया जा सकता है। उसने मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत जन सुनवाई में आवेदन किया। आवेदन की जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि आर्थिक सहायता राशि के लिए जाने के लिए पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। उसकी भाभी आयुष्मान कार्ड धारक है, जिससे उनका 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जा सकता है। मंगलवार को गोपाल मीणा फिर जन सुनवाई में पहुंचा। ये अधिकारियों ने उसकी बात सुनी। इस दौरान वह हंगामा करने लगा। इसके बाद अपनी जेब में रखी जहर की पुड़िया निकालकर खाने लगा, जिसे तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा ने रोका। गोपाल मीणा का कहना था कि उसे इंदौर के गोकुल धाम में ही शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। तो क्या हो गया था? जो मैं 1.5 साल से भटक रहा हूँ। दर में सर थे कलेक्टर साहब, जब से भटक रहा हूँ। इसके बाद में 3 कलेक्टर तबादले हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। कलेक्टर साहब बोलते हैं आप पैसों के लिए आते हो, कभी मुझे 10 रुपये नहीं दिए अभी तक, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैंने LLB करने के बाद में बैचलर ऑफ सोशल वर्क। आपकी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी ये है, मेरी भाभी का 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। 4 ऑपरेशन। किस चीज़ के? उनको एक्सीडेंट हुआ था। कभी बोलते हैं आप कुमराज थाने में जाओ, कभी बोलते हैं राघोगढ़ थाने में जाओ, कभी बोलते हैं SDM के पास जाओ, कभी बोलते हैं तहसीलदार के पास जाओ। इधर उधर घुमाने के बाद में जो बोलते हैं कि तुम हमारे पास मत आओ। हम तो आएंगे ना, तुम्हें सरकार ने नौकरी दी है गरीबों की सेवा करने के लिए, आप अपने घर पे बैठिए, हम नहीं आएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर क्या आवेदन आवेदन ये लेके आए हैं। हमने 4 ऑपरेशन करा चुके हैं, 2 गोकुलदास में, 2 रेटिना में, और 5वें ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला आँख में लेंस डालना है। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमारे मकान और ज़मीन सब बिक चुकी है, और अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके बाद में खरीदने की औकात हो तो कलेक्टर साहब को हम हमारी ज़मीन गिरवी रख देंगे और खरीद लेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि गालियाँ दिए, गालियाँ देते हैं। अंदर बुला के ले गए थे, क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हाँ मेरे पूरे काम ओरिजिनल है। इसके बाद में ये नीचे नार कर रहे हैं। क्या करेंगे? CM निधि मिलती है, किसके लिए मिलती है आप जानते हो? गरीबों के लिए मिलती है। CM 1.5 साल से बैठा है। CM ने क्या रहने वाले कहाँ के हो? मैं राघोगढ़ का हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। CM 1.5 साल से बैठा है, विधायक 1.5 साल से बैठा है। क्या नाम है आपका? सांसद 1.5 साल से बैठा है। किसी ने क्या किया? 5 ऑपरेशन हो गए। ये नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं क्या? कलेक्टर 3 कलेक्टर क्या नाम हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल मीना है। भाभी का क्या नाम है? शिरोमणि मीना है। और अभी तक ये कब हुआ था एक्सीडेंट इनका? क्या एक्सीडेंट कब हुआ था? आराम से बोलो, हम पे क्यों चल रहा है? एक्सीडेंट हुआ था 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2024 को हुआ था। 13 जनवरी से 2025 आ गया, और ये 14 महीने होने को है। 14 महीने में इनको कुछ भी नहीं हुआ। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता है, और ये अभी तक नहीं जाग रहे हैं। तुम्हारे
नगरपालिका अध्यक्ष पति ने पुलिस से की अभद्रता, भाजपा नेता उमेश जैन की भी मारपीट कर पिस्टल से दी जान से मारने की धमकी। अंबाह पुलिस थाना परिसर में संचालित जयेश्वर महादेव मेला में हुई दोनों घटनाएं। नगरपालिका परिषद अंबाह द्वारा आयोजित किया जाता है श्री जयेश्वर महादेव मेला। बीती रात मेला रंगमंच पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री हरदौल का भात का था आयोजन। मंच पर हो रहे थे फिल्मी गानों पर अश्लील डांस। देर रात 11:30 तक मेला रंगमंच पर तेज आवाज में बज रहा था साउंड। अंबाह थाने में पदस्थ एएसआई किशन सिंह दलबल सहित पहुंचे थे साउंड बंद करने। नगरपालिका अध्यक्ष पति दिनेश जैन ने एएसआई किशन सिंह की वर्दी फाड़ी। पुलिस के साथ हुई बहस का लोगों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। बोर्ड परीक्षाओं के चलते रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया गया है प्रतिबंध। जिला दंडाधिकारी मुरैना द्वारा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया गया है प्रतिबंध। भाई साहब, मेरा मोबाइल छुड़ा लेंगे दिनेश जैन धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखो बब्बर कर रहे हैं सबको। नहीं मेला चल रहा है कि पुलिस प्रशासन की बेइज्जती हो रही है। मोबाइल छुड़ा लेगा कृष्ण दुर्गा जी का अम्बा मेला में। मारपीट भी की है पुलिस प्रशासन के साथ। कृष्ण दुर्गा जी का मोबाइल छुड़ा लेगा। ये आपके लिए भोजन है, लाला इनमें जहर मिला है। बना लिया, वीडियो बना लिया। मेले में सर एक नेता है भाजपा के उमेश जैन, उनसे क्या किसी का झगड़ा हुआ, क्या हुआ सर? कल रात्रि में अंबानगर में एक भाजपा के पदाधिकारी हैं श्री उमेश जैन, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक एफआईआर उनके द्वारा लिख कर आई गई है। नगरपालिका अध्यक्ष के पति श्री दिनेश जैन और उनके साथी बबलू शर्मा के विरुद्ध इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, सुनने में आ रहा है कि इसके तुरंत बाद अध्यक्ष पति से जो है कुछ पुलिस से कुछ हाथापाई हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये जो इस समय परीक्षा चल रही है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड की, जिसके चलते माननीय जिलाधीश महोदय का आदेश है कि रात्रि 10 बजे के पश्चात ध्वनि प्रदूषण ना हो, तेज आवाज़ में डीजे और संगीत ना बजाया जाए। इसके चलते पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक जो अंबाह में पदस्थ हैं और उनके बल ने जाकर के उनको इसके लिए रोका रात्रि 11:30 बजे कि ये कार्यक्रम अभी रोक दिया जाए, लेकिन उसके बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जो आदेश है प्रशासन का उसका उल्लंघन किया गया, जिसमें विधि सम्मत धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार के पीतमपुर से। यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट का द्वितीय ट्रायल रन 5 मार्च की शाम से होगा प्रारंभ। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2802/2004 आलोक प्रताप सिंह विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में 18 फरवरी 2025 को पारित आदेश अनुसार यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे का दूसरा ट्रायल रन 4 मार्च 2025 से किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रथम ट्रायल 3 मार्च 2025 को शाम 6:30 बजे तक किया गया। इसके बाद इंसिनरेटर की कूलिंग के लिए छोड़ा गया, जिसमें लगभग 18 से 20 घंटे का समय लगता है। इंसिनरेटर की गैसों की क्लीनिंग, बैक फिल्टर की सफाई के कारण 4 मार्च 2025 को दूसरा ट्रायल रन प्रारंभ नहीं किया जा सका है, जिसके 5 मार्च 2025 को शाम तक प्रारंभ होने की संभावना है। टीएसडीएफ परिसर एवं ग्राम तारापुर, चीराखान एवं बजरंगपुरा की परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के अंदर पाई गई है। अपशिष्ट के प्रथम ट्रायल रन की अवधि के दौरान 2 मार्च 2025 से 3 मार्च 2025 तक बोर्ड द्वारा किए गए परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन परिणाम निम्न अनुसार पाए गए हैं।
खबर अयोध्या से है। संत की संगत व्यक्तियों को महान बनाती है। संत की वाणी देववाणी होती है। मिल्कीपुर विधानसभा के आखिरी छोर पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित ग्राम सभा देवगांव में स्थापित उदासीन आश्रम में विगत 4 दिनों से अनवरत लंगर भंडारा चल रहा था, जिसका समापन कल घोड़ा की दौड़ और घुड़सवारों के द्वारा करतब दिखाकर किया गया। उदासीन आश्रम की स्थापना जगत गुरु श्री चंद्र भगवान महाराज जी के द्वारा की गई थी। उनके द्वारा जलाई गई अखंड धुनी आज भी अनवरत जल रही है। इस आश्रम को श्री चंद्र भगवान के बाद महंत सुंदर शाह महाराज ने आगे बढ़ाया और उनके बाद महंत सुंदर दास जी महाराज ने आश्रम की बागडोर संभाली। अब वर्तमान में आश्रम का संचालन महंत बलराम दास जी कर रहे हैं। आपको बता दें कि महंत सुंदर दास जी महाराज और सिख संत श्री विधि चंद्र महाराज की मित्रता थी, जिसकी वजह से ही महंत श्री विधि चंद्र महाराज के अनुयायी हर वर्ष यहाँ कर संगत और लंगर करते हैं। यह आश्रम सामाजिक एकता और समरसत्ता का अद्भुत उदाहरण है। प्रस्तुत करता है यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सभी लोग एक साथ पूर्ण समर्पण से शीश झुकाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हर वर्ष श्री चंद्र नवमी पर उत्सव आयोजित होता है, जिसमें देश भर से अनुयायी शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में आश्रम के महंत श्री बलराम दास जी महाराज और समाजसेवी व भाजपा नेता शंभू सिंह जी निवासी देवगांव का विशेष योगदान रहा। हम इस वक्त हैं देवगांव को उदासीन आश्रम में महंत सुंदर दास जी के आश्रम में। हम यहाँ पे हैं पूज्य गुरु जी महाराज से बात है, क्योंकि यहाँ पे बीते 1 हफ्ते से लगातार मेला और भंडारा चल रहा है। उसमें हम महाराज जी से जानकारी लेते हैं। आपका अपने बारे में यहाँ कुछ बताइए महाराज जी। हाँ, ये जो है उदासीन आश्रम देवगांव अयोध्या, जो कि अभी इससे पहले हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज श्री 108 श्री में सुंदरदास जी उनके ब्रह्मलीन होने के बाद हमें यहाँ पर गद्दी मिली और यहाँ जो है ये उदासीन संप्रदाय हमारे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के द्वारा चलाया गया। उन्होंने इस संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार किया है और हम लोगों ने उस समय जब मुगल शासक थे और गुरु ग्रंथ साहब को ख़त्म करने पे तुले थे, उस समय हमारे उदासीन संप्रदाय के संतों ने उस गुरु ग्रंथ साहब को बचाया और सिखों को भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था, उनके बच्चों को शस्त्र शास्त्र की विद्या दे करके फिर से लड़ने योग्य बनाने का सारा दायित्व उदासीन संतों का था। उसी के बाद हमारे बाबा सुंदर शाह जी जो इस यहाँ थे, प्रमुख बाबा सुंदर शाह जी यहाँ पर थे। तो बाबा विधि चंद्र जी पंजाब से चल के इटावा होते हुए इस तरफ आए। जब वो आए तो बाघ से आ रहे थे, हाथ में सर्प का कोड़ा था। तो बाबा जी इस तरफ एक दीवार थी, वहाँ बैठ के दातून कर रहे थे। तो बाबा जी ने देखा कि कोई संत आ रहा है, तो वो दीवार से कहा कि बढ़ के दीवार से फिर स्वागत किया। तो बाबा जी बाघ से जल्दी उतरे और बाबा जी दीवार से, दोनों महापुरुषों में मेल हुई, एक दूसरे को मत्था टेका। उन्होंने कहा महाराज आप बड़े हो, उन्होंने कहा आप बड़े हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ना हम बड़े हैं ना, दोनों महापुरुष हैं और दोनों यहीं पर एक रात रुके। फिर बाबा जी जाने लगे। तो बाबा जी ने, बाबा विधि चंद्र जी ने बाबा सुंदर शाह जी से वचन कि हमारा अंत समय हम दोनों महापुरुष एक साथ प्राण छोड़ेंगे। तो बाबा जी यहाँ से फिर पंजाब चले गए, अपना प्रचार प्रसार करते हुए पंजाब चले गए। जब वो पंजाब पहुँचे, वहाँ काफ़ी समय रहने के बाद फिर उनका लड़का था, वो बाबा लालचंद हुए थे। तो उनको उन्होंने अपना सब कुछ दे करके और गुरुजी से अपने आदेश ले करके, उनके गुरुजी का आदेश हुआ कि आपको आपके मित्र बाबा सुंदर शाह याद कर रहे हैं। फिर बाबा जी यहाँ आए और बाबा जी जिंदा समाधि, बाबा सुंदर शाह जी ने जिंदा समाधि ली उस समय और बाबा जी ने अपने प्राण छोड़े। दोनों महापुरुषों की समाधि साथ के तब से आज तक उदासीन परंपरा के संत इस स्थान पर ऐसे परंपरागत सेवा करते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद लेते रहते हैं।
उसी में ये जो अभी आए हुए हैं 3 दिन 4 दिन का इनका कार्यक्रम है। ये यहाँ वर्तमान महंत जो है या इससे पहले जो थे उनसे अनुमति लेकर के विनती करके संतों के सेवा के लिए आते हैं, अपना पाठ करते हैं और पाठ करके भंडारा करते हैं। महाराज जी जैसे ये जो अनवरत चलता था ये हर साल आता है, हर साल ये सब यहाँ चलता रहता है? नहीं, ये 2-3 वर्षों से आने लगे। इससे पहले कभी 3 वर्ष, कभी 4 वर्ष, कभी इससे 12 वर्ष, ये लगभग 60 में इन लोगों को पता चला है कि यहाँ पर बाबा विधि चंद जी आए थे। उससे पहले इन लोगों को जानकारी नहीं थी। 60 में बाबा जी के दादाजी आए थे पहली बार, जब हमारे दादा गुरु जी थे बाबा लालदास जी महाराज, उस समय वो आए थे पहली बार। महाराज जी ये बताएं, ये उदासीन आश्रम है, यहाँ 3 संप्रदाय के लोग आते हैं कि या यहाँ कौन सी विशेषता है कि जो लोग यहाँ 3 संप्रदाय के लोग समागम है? देखो, यहाँ जो है उदासीन जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी का अखंड रूना, जो कि उदासीन संप्रदाय का पूरा प्रचार प्रसार किए हैं। और फिर मुस्लिम संप्रदाय से हमारे बाबा सुंदर शाह जी थे, जिन्होंने उदासीन संप्रदाय को अपनाया था। और फिर उन्हीं के साथ सिख संप्रदाय से बाबा विधि चंद जी आकर यहाँ पर शरीर छोड़े थे। तो इसीलिए तीनों संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ मेन मेला आयोजक क्या है? जो ये लंगर चल रहा है आपका यहाँ 3 दिन से लगातार जारी है, ये आयोजक कौन ऐसे है, कौन ऐसे व्यक्ति का सहयोग है जो बराबर निरंतर चल रहा है? ये सहयोग किसी का नहीं, इसमें सारे लोगों का सहयोग है। ये किसी व्यक्तिगत का नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें जैसे हम हैं, उदासीन संप्रदाय के सभी संत मिल के एक भंडारा चलाते रहते हैं, भ्रमणशील जमात चलती है हमारी, वैसे ये बाबा जी के नाम पर, उनके परिवार के होने के नाते उनके नाम से ऐसे चलाते रहते हैं। इनके भंडारे बाबा जी के नाम से चलते रहते हैं और बाबा जी इनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये क्या हर साल में ये चलता है कार्यक्रम? अब अभी जो चल रहा है ये 2-3 वर्षों से तो ऐसा है, इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले 12 वर्षों में बताया, सन 60 में इनको जो है पहली बार पता चला कि यहाँ बाबा विधि चंद जी आए थे। हमारे दादा गुरु जी थे उस समय जब ये पहली बार यहाँ आए। क्या सेकंड टाइम घोड़सवारी की यहाँ दौड़ है? जी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दूसरी टाइम गोमती जी के किनारे घोड़े की रेस होती है। उसके बाद इन लोगों का पाठ समाप्त करके रात्रि वेला में प्रातः